नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ सर्कुलर नंबर 230 की। जो सर्कुलर नंबर 230 है ये एक इशू को क्लैरिफाई करता है कि जहां पर एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड की गई है ऐसे सप्लायर्स के द्वारा जो कि इंडिया में है और प्रोवाइड किनको की गई है, फॉरेन क्लाइंट्स को। तो फील्ड फॉर्मेशन ये बन रही थी, जीएसटी के अथॉरिटीज़ वाले अफसर कुछ इस तरह से सोच रहे थे कि ये जो एडवर्टीज़मेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंडियन सप्लायर्स के द्वारा फॉरेन क्लाइंट्स को, ये इंटरमीडिएट सर्विसेज के अंतर्गत कवर हो जाती हैं। और अगर ये इंटरमीडिएट सर्विसेज के अंतर्गत कवर हो जाती हैं तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी के अंतर्गत जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया बन जाता है। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन जाता है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लोज 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। और अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं रहता तो फिर आईजीएसटी का रिफंड भी नहीं मिलेगा, ऐसा मानना है फील्ड फॉर्मेशंस का। तो इस इशू को देखने के लिए ये सर्कुलर नंबर 230 आया कि ये डिटरमाइन करने के लिए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहेगा या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया रहेगा। तो सबसे पहले हम इस इशू को समझते हैं, ये सप्लाई ऑफ सर्विस का बेसिस क्या है। देखिए, कुछ ऐसी फॉरेन कंपनीज होती हैं जिन्हें अपनी गुड्स या सर्विसेज की प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं, एडवर्टीजमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज को कहती हैं कि आप हमारे लिए कंप्रेहेंसिव काम कीजिए। कंप्रेहेंसिव एग्रीमेंट प्रिपेयर हो जाता है और ये क्या चाहते हैं कि सारे काम आप कीजिए, आप मीडिया प्लानिंग कीजिए, आप स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप हमारे लिए ढूंढ पाएंगे, आप मीडिया हाउसेज से बात कीजिए, आप हमारे लिए कंटेंट रेडी कीजिए। और ये सारा काम किया जाता है एडवर्टीजमेंट एजेंसी के द्वारा जो कि इंडिया में है। और किन कंपनीज के लिए किया जाता है, उन फॉरेन क्लाइंट्स के लिए किया जाता है जो कि आउटसाइड इंडिया है। तो ये देखना है कि क्या ये इंटरमीडिएट सर्विसेज कहलाएगी या ये नहीं कहलाएगी। दोस्तों, इसमें जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है वो सारा काम, जो सारी जो सर्विसेज है वो सप्लाई करती है ऑन इट्स ऑन अकाउंट। वो फैसिलिटेट नहीं करा रही कि वो दो लोगों को मिलवा रही है और वो बीच में एडवर्टीजमेंट एजेंसी सिर्फ दो लोगों को मिला रही है। सिर्फ इतना काम नहीं है। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है ये फॉरेन क्लाइंट के लिए सारा काम ऑन इट्स ऑन अकाउंट कर रही है। वो खुद मीडिया ऑनर ढूंढती है, मीडिया स्पेस ढूंढती है, जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके अंतर्गत होते हैं और इसलिए वो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। अब अगर वो फॉल नहीं करते तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी डज नॉट कम इनटू द पिक्चर, प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी इंडिया। यहाँ पर एक बात और भी बताने वाली है कि अगर सपोज कीजिए उन्होंने कोई मीडिया स्पेस ढूंढा या किसी मीडिया हाउस से बात करी इंडिया के अंतर्गत उस एडवर्टीजमेंट कंपनी ने, तो जो मीडिया हाउस जो इंडिया में होगा वो अपनी बिलिंग करेगा एडवर्टीजमेंट एजेंसी को और एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो है वो अपनी बिलिंग करेगी फॉरेन क्लाइंट। तो ये सब प्रिंसिपल बेसिस पे चल रहा है, इसमें कहीं भी इंटरमीडिएट वाला रोल इन्वॉल्व नहीं है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी डज नॉट कम इनटू द पिक्चर। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो ये काम कर रहे हैं, क्या ये ऐसा माना जा सकता है कि जो जिनके लिए, अगर जिन कस्टमर्स के लिए जो ये काम कर रहे हैं तो वो कस्टमर रेसिपिएंट माना जाएगा या वो फॉरेन कंपनी है उसको रेसिपिएंट माना जाए। मैं आपको दोबारा से इस बात को समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक फॉरेन कंपनी है, ये एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कुछ सर्विस ले रहे हैं और एक सर्विस जो फाइनली जो प्रोवाइड की जा रही है, गुड्स या सर्विस, वो प्रोवाइड करवाई जा रही है किसी इंडिविजुअल को। तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी के लिए जो रेसिपिएंट है वो एंड कस्टमर है या कि वो फॉरेन क्लाइंट है। तो रेसिपिएंट की डेफिनेशन में वो लिखा हुआ है कि वन पर्सन हु इज लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन दैट इज द रेसिपिएंट। सो इन दिस केस जो एंड कंज्यूमर है ये कोई पेमेंट नहीं कर रहा, पेमेंट की जा रही है फॉरेन क्लाइंट के द्वारा। तो फॉरेन क्लाइंट ही रेसिपिएंट कहलाएगा, जो इंडियन जो फाइनल एंड यूज़र या एंड कस्टमर है वो रेसिपिएंट नहीं कहलाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या इसको परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस माना जा सकता है एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 जो परफॉर्मेंस बेस्ड की बात हो रही है वो क्या सेक्शन है। उसके अंदर दो क्लोजेस हैं, क्लोज ए और क्लोज बी। क्लोज ए के अंतर्गत ये होता है जहां पर जो
फॉरेन क्लाइंट है वो कुछ गुड्स मेड अवेलेबल करवा रहा है एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, उसको बोला जाता है कि गुड्स मेड अवेलेबल करवाए गए सप्लायर के द्वारा रेसिपिएंट को। इन दैट केस फॉरेन क्लाइंट के द्वारा जो इंडियन एडवर्टीजमेंट एजेंसी है उसके द्वारा कोई फॉरेन कंपनी के द्वारा कुछ गुड्स मेड अवेलेबल करवाए गए एडवर्टीजमेंट एजेंसी को। इन दैट केस ये माना जाता है कि जो सप्लायर का प्लेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, ऐसा सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए में लिखा हुआ है। तो सप्लायर यहाँ पर कौन है? एडवर्टीजमेंट एजेंसी। वो कहाँ पर है? वो इंडिया में बेस है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन सकती है? इंडिया। ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए में, जब कोई गुड्स मेड अवेलेबल करवाए जाएं फॉरेन क्लाइंट के द्वारा एडवर्टीजमेंट एजेंसी को। बट इस सर्कुलर में क्लियरली ऐसा लिखा है कि फॉरेन एजेंसी या जो फॉरेन कंपनी है उसका तो कोई इंटेंट ही नहीं होता कि वो कुछ गुड्स मेड अवेलेबल करवाए, वो तो एक कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो इट मीन्स उनके द्वारा कोई भी गुड्स वगैरह मेड अवेलेबल नहीं करवाए गए। अगर कोई गुड्स मेड अवेलेबल करवा भी दिए जाएं, स्टिल आई वुड से कि जो एग्रीमेंट है वो कंप्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करवाने का है, वो गुड्स से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट नहीं माना जा सकता, वो इन रिलेशन टू दैट नहीं माना जा सकता। तो ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए भी बाहर हो जाता है। अब दूसरा एक सेक्शन इसमें और है, जो दूसरा क्लोज है वो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज बी, उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। उसके बीच में यह है कि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं किसी इंडिविजुअल को और या उस रेसिपिएंट के कोई पर्सन फिजिकली अवेलेबल है इंडिया के अंतर्गत, तो जो फॉरेन कंपनी है क्या उसके कुछ एम्प्लॉयज़ या उससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स एडवर्टीजमेंट एजेंसी के साथ फिजिकली अवेलेबल रहेंगे? द आंसर इज नो। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज बी भी बाहर हो जाता है। तो जब सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी भी बाहर हो गया, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के दोनों क्लोजेस क्लोज ए एज वेल एज क्लोज बी ये दोनों भी बाहर हो गए, तो किस सेक्शन के अंतर्गत हमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना चाहिए? वो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, जो कि जनरल प्रोविज़न है प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाती है रेसिपिएंट के अनुसार डिटरमाइन की जाती है। तो इसमें जो रेसिपिएंट है जिसने पेमेंट करनी है एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, वो फॉरेन कंपनी है या वो फॉरेन क्लाइंट है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया। इट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो 5 कंडीशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, उसके अंतर्गत ये जो एक कंडीशन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में डिटरमाइन होने के लिए इट विल बी अ फ्रूटफुल फैक्टर, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, हेंस रिफंड विल बी अलाउबल टू एडवर्टीजमेंट एजेंसी दैट इज द सप्लायर इन दिस केस। बट इसके साथ साथ एक राइडर और दिया हुआ है, अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी का काम सिर्फ इतना है कि वो फॉरेन क्लाइंट को और इंडिया के अंतर्गत जो मीडिया हाउस है या जो मीडिया स्पेस है उन दोनों को आपस में मिला रही है और एडवर्टीजमेंट एजेंसी का कोई और रोल नहीं है, और वो मिलाने के लिए अपनी कमीशन वगैरह या एजेंसी चार्जेस फॉरेन कंपनी से लेती है, इन दैट केस ये जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है ये इंटरमीडियरी कहलाएगी, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट के अंतर्गत इन दैट केस जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिटरमाइन किया जाएगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया, इट विल नॉट बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, हेंस नो रिफंड विल बी अलाउबल टू एडवर्टीजमेंट एजेंसी, बिकॉज इन दैट केस अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी फॉरेन क्लाइंट को और जो मीडिया हाउस है उन दोनों को मिला रही है, तो इट मीन्स दोज टू आर बिलिंग डायरेक्टली टू ईच अदर, दैट इज ऑन प्रिंसिपल बेसिस एंड दिस इज ऑन agency basis, this is on intermediary basis. In that case it will not be treated as export of service. तो अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो सिंपल सा ये है, अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कोई सर्विस लेती है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंतर्गत कवर हो जाएगा। अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी 2 लोगों को मिलाने का काम कर रही है तब ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंतर्गत कवर नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट तो हमेशा यही चाहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन जाए, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के दायरे में ना आए, ताकि जो इंडियन सप्लायर हैं उनको रिफंड ना मिले, बिकॉज दे थिंक प्रो रेवेन्यू एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए और आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।